कि तुम्हारे लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस वतन से मोहब्बत करता है, तभी उसी के लिए औरंगजेब जैसे बच्चे आंखों में गुमान लेके बैठे रहते हैं जब गोली भी छाती पे पड़ती है। समझ में नहीं आता इस देश में आतंकवादियों को शहीदों का दर्जा दे दिया जाता है और जब एक सिपाही मरता है तो इन नेताओं को जूं नहीं रेंगती है क्या? तो आप गए कभी उनके घर? सिर्फ बोल बच्चन और सिर्फ घोषणाएं करते हैं। इफ यू ब्लडी थिंक दैट आवर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स आर रॉन्ग, इफ यू थिंक कि फौज के यहाँ सिविलियन मरते हैं, अबे इससे तुम एक काम करो, इजराइल, चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इनके जरा रूल्स ऑफ एंगेजमेंट समझो। दूसरा, नो टॉलरेंस पॉलिसी जिस दिन लगा दी गई ना साहब, उस दिन समझ में आएगा आप लोगों को, उस दिन फिर टॉलरेट नहीं किया जाएगा। रही बात यहाँ की, कितनी ह्यूमन टच है हमारी फौज में पता है ना, बूढ़ों को बचाती है बरसात में, जब कुछ भी होता है ना फौज ही काम आती है। और आप उस फौज के मोराल को डाउन करने का हक इस देश के ना किसी नेता को होना चाहिए ना किसी को भी। That's why we all bloody have to decide. The rules of engagement have to be very clear. पत्थर देखे गोली पड़ेगी। ये जो इस्लाम के ठेकेदार बैठे हैं ना वहां पर कश्मीर में, गद्दार और जो पाकिस्तान में बैठे हैं जो इनके आका, साले तुम लोगों को कौन सा इस्लाम पढ़ लिया है तुम लोगों ने? तुम्हें रमजान की फौज ने छुट्टी दी है वहां के लोकल सिविलियंस को कि वहां पर बुरा ना हो जम्मू कश्मीर में। तुम साले एक बच्चे को, एक लड़के को, एक हिंदुस्तानी फौजी को, उस औरंगजेब को जिसने तुम्हारे परखच्चे उड़ा दे तुम्हारी उस हरामीगिरी के, कौन से इस्लाम में लिखा है बे? रोजा समझते भी हो तुम? उस रमजान के महीने में तुमने उस निहत्ते को मारा और उसके आंखों में एक डर नहीं था, उसकी आंखों में एक गुरूर था। 3 बातों का गुरूर था। पहला, एक हिंदुस्तानी होने का, दूसरा, एक फौजी होने का जो अपने वतन के लिए लड़ रहा है, और तीसरा, एक सच्चा मुसलमान होने का। उसका गुमान देखा तुमने औरंगजेब का? 44 राष्ट्रीय राइफल का वो बंदा, उसने तुम्हारी स्पाइन तोड़ दी सिर्फ ना डर के। ना उसकी आंखों में कोई डर था, ना उसके अंदर कोई मलाल था कि उसने जितने आतंकवादियों को मारा अपने वतन के लिए मारा, सही मारा, और तुमने इस्लाम के नाम पे उसको मारा। अब वकील बने घूम रहे नेता जो 2-4 जो बड़े वकील हैं, एक काम करो बे, लॉ पढ़ के आओ। कौन से लॉ में ये लिखा है जरा क्लियर कट पढ़ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज लॉ। कौन से लोग अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं वहां पर? अच्छा, और चलो तुम्हारे हिसाब से, लॉ के हिसाब से ये बताओ, आतंकवादी को पनाह देना, आतंकवादी को छुपाना, आतंकवादी को खबर देना, आतंकवादी को कवर देना, कवर भागने के लिए कवर देना, ये कौन सा लॉफुल एक्ट है? कुछ आज तक एक बात समझ में नहीं आई। वहां पे जो सिपाही मर रहा है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस का है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का बंदा है, जो वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो बंदे हैं जो मरते हैं, कश्मीर के बाहर आज तक कोई मुख्यमंत्री कश्मीर का, आज तक कोई नेता वहां का जम्मू कश्मीर के बाहर आया? वो सिपाही के बाहर का है, वो सिपाही उधर क्यों मर रहा है? आर्टिस्ट कह देते कि साला हम तो आर्टिस्ट लोग हैं, क्रिकेटर कहते थे हम क्रिकेटर लोग हैं, तो साला फौजी कौन सी पर्सनल दुश्मनी लेके बैठा है वहां पर? यू विल हैव टू ब्लडी आंसर दिस यार। देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एंगेजमेंट व्हिच आर वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ऐसे नहीं गोली चलाने लगती फौज। देखिए इमरान खान जी, हम आपको अच्छा से समझाते हैं, बात को समझिए। पत्थर पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ और हमसे कश्मीर छीन ले ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। ये वही कश्मीर है जहां हमारे फौजियों को ऐसे पीट देते थे, सब ऐसे घेर घेर के। उन्हें आदेश नहीं रहता था क्योंकि वहां जो लोकल गवर्नमेंट थी 370 की वजह से उनके पास पावर ज़्यादा था, ऐसे लोग इनके पास नाचते थे। लेकिन समय बदल जाता है, अब ऐसी स्थिति नहीं है। पाकिस्तान हावी क्यों हुआ? पाकिस्तान कश्मीर को नहीं खींच पाया है, लेकिन कश्मीरियों को अपनी ओर थोड़ा सा लुभा लिया है। तो गवर्नमेंट को क्या सोचना चाहिए कि भाई पूरा फुल कंसर्न, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पूरा मशीनरी है, पैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप हर चीज़ लगाओ कि कश्मीर को किस तरह से अपने अंडर लाया जाए, चाहे वो आर्मी ले जाना हो, आतंकवाद को काउंटर करना हो, इस सब से। और हम लोगों को देश के अंदर जो लोग हैं उन्हें एक सद्भाव के तौर पर कश्मीरियों को दिल जीतना चाहिए। अगर आप यकीन मानिए, अगर कश्मीरी हमारे साथ आ गए ना तो फिर पाकिस्तान का दाल ही नहीं गिरेगा। तो इसके लिए बहुत सारा हो सकता है कि जैसे हर स्टेट एक मतलब कोऑर्डिनेशन बना के रखे कश्मीर के साथ, जैसे कैसे एक कॉमनवेल्थ गेम होता है और ओलंपिक होता है, उस तरह से एक इंडिया के इंटरनल भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया जाए। उसमें मेन कंसर्न रखा जाए कि नहीं कश्मीर के लोग भी भाग ले, और इस तरह मतलब उनको आपस में जोड़ के रखा जाए। हर महीने कभी मान के चलिए गुजरात कश्मीर का हो रहा है तो वहाँ के स्टूडेंट वहाँ जाएँ, वहाँ के स्टूडेंट यहाँ आए, आपस में डिबेट करें। इससे धीरे धीरे घुल मिल जाएंगे। और एक लंबा 15-20 साल का प्लान लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कश्मीर आप सोचेंगे कि नहीं ये 2 साल में नॉर्मल हो जाएगा, नहीं, इसके लिए एक लंबा प्रोग्राम लेना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर कश्मीरी हमारे साथ आ गए ना
तो फिर कश्मीर को कोई नहीं छीन सकता, डिस्टर्बेंस ही खत्म हो जाएगा वहाँ पे। और देखिए इमरान खान जी, हम आपको अच्छा से समझाते हैं, बात को समझिए। पत्थर पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ और हमसे कश्मीर छीन ले ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। आपको कौन समझा रहा है वहाँ पर? जी भाला इन लोग का। अब देखिए हम कहते हैं कि इन लोग पे ज़्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। इंडियन आर्मी है वो चाइना को संभाल लेगी, इंडियन आर्मी चाइना को संभालने के लिए आई है, और ये खान साहब को संभालने के लिए हम ही बहुत हैं, क्यों है कि नहीं? खैर कोई बात नहीं, एक शायरी सुनिए। तुम चलाते रह गए पत्थर, मतलब तुम चलाते रह गए पत्थर और हमने हटा दिया 370। आई होप आप समझे होंगे। ये लोग को समझ में नहीं आता है, इनको कश्मीर चाहिए। खैर चाहने दीजिए।